नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका हल्ला बोल। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा दी है। ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट के बाद भारत में सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है। यहाँ पे एडमिट है, उनकी जो अटेंडेंस है। भगवान न करे कि कोरोना दोबारा ऐसे दिन दिखाए। लेकिन कोरोना वायरस अपने पुराने दिनों में लौटने के लिए नया रूप ले चुका है। कोरोना के इस नए रूप का जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। जिसके 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं, जो 15 दिन पहले सिर्फ 1% थे। दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देश बोत्सवाना में 3 केस, इजराइल में 2, हांगकांग में 1 केस सामने आया है। जबकि बेल्जियम पहला यूरोपीय देश है जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस दर्ज हुआ है। अभी तक सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट डेल्टा था, जिसने दुनिया में तीसरी लहर लाई थी। अब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन वेरिएंट के दहशत में है। WHO is closely monitoring the recently reported variant B11529. Early analysis show that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study. It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. WHO recommends that countries continue to apply a risk-based and a scientific approach when implementing travel measures. अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने नए वेरिएंट के मद्देनजर अफ्रीकी देशों में ट्रेवल बैन किया है। ओमिक्रॉन ये नए वेरिएंट का नाम है और इससे हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना है। यूरोप में ये तबाही मचाना शुरू कर चुका है। हम कैसे बचें, इसके लिए विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त आज तक पर मौजूद हैं। विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, टीएस सिंहदेव जी और मोहसिन रजा जी, आप चारों का बहुत धन्यवाद। आप चारों को नमस्कार। विश्वास सारंग जी, केंद्र में एक बड़ी बैठक हुई इस ओमिक्रॉन से निपटने के लिए, इसके संभावित खतरे को भांपते हुए, और अच्छी बात यह रही कि मध्य प्रदेश में आपने भी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो बैठक की। किस तरह से आप अलर्ट हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, कैसे अपने प्रदेश को इससे बचा रहे हैं? विश्वास जी। देखिए सईद भाई, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक की। वैसे मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी डेली इसकी समीक्षा करते हैं और हफ्ते में एक बार हम हमारा जो प्रदेश का टास्क फोर्स है उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले से ये निश्चित किया हुआ है कि हमारा जो टेस्टिंग थी, जो कोरोना के पीक पर हम लगभग 70,000 करते थे, उतनी ही आज भी हम करते हैं। आज भी हम 60 से 70,000 के बीच में टेस्टिंग करते हैं। हम लगभग 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। यदि एक पॉजिटिव मरीज आता है तो उससे जुड़े हुए हम 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। हम जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी जो चिकित्सीय व्यवस्था है उसको भी हम पूरी तरह से व्यवस्थित करें। हमने लगभग 180 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दिए हैं और वो ऑपरेशनल हैं। 1 दिसंबर को हम एक साथ सभी की मॉक ड्रिल भी करने वाले हैं। यदि हम हमारे यहाँ के पॉजिटिव केस की बात करें तो आज 18 पॉजिटिव केस हैं, 122 हमारे यहाँ एक्टिव केसेस हैं।
पर जिस प्रकार से आपने बताया कि ये ओमिक्रॉन का ये बातें पूरी दुनिया में चल रही है, ये सुखद बात है कि देश में अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, प्रदेश में भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और हम एक एक जो हमारा पैसेंजर जो बाहर से आ रहा है, जो देश के बाहर से आ रहा है, उसकी हम पूरी मैपिंग कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे तो 1 नवंबर से और आज तक लगभग 3165 हमारे यहाँ पैसेंजर हैं जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री देश के बाहर की है, जिसमें से 56 लोग यूके से आए हैं, बोत्सवाना से एक व्यक्ति आया है, हांगकांग से कोई नहीं आया है और साउथ अफ्रीका से 2 लोग आए हैं। जिन देशों में इस तरह के वेरिएंट होने की खबर लगती है और इन सभी की हमने मैपिंग की है। हमने ये सुनिश्चित किया, आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी केंद्र की गाइडलाइन है हमारे बाहर से आने वाले पैसेंजर की, उसकी हम सख्ती के साथ पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको हम लगातार मॉनिटर करते रहें। पूरे मामले में हमारी पूरी नजर है। हम चाहे वेरिएंट की जानकारी की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, मैं ये भी बताना चाहता हूं वैक्सीनेशन में भी सईद भाई मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में आज नंबर 2 पर है। हम पहला डोज 92.6% लोगों को लगा चुके हैं और जो सेकंड डोज है वो भी हमने बहुत सक्सेस की है। 62.5% लोगों को हम सेकंड डोज भी लगा चुके हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम सभी जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको 25 दिसंबर तक दोनों डोज लगा दें। ठीक है, आपने अपनी बात कही, लेकिन बहुत सारे मन में सवाल भी आ रहे थे विश्वास जी, हमने नहीं टोका आपको क्योंकि अब ये जो ओमिक्रॉन है ये तो वैक्सीन को भी बेअसर कर रहा है और वैक्सीन का जो कवच है उसे भेद रहा है सर विश्वास जी। तो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे सभी लोगों से। मोहसिन जी भी आ गए। मोहसिन जी स्वागत आपका भी। मोहसिन रजा जी थोड़ी नमस्कार, देर से हमसे शामिल हुए। टीएस सिंहदेव जी, सिंहदेव जी आपकी सरकार किस तरह से इस ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारियां कर रही है और क्या कुछ विशेष इंतजाम आपने किए हैं सर जिससे हम पहले से अलर्ट हो जाएं? पहली और दूसरी वेव जिस तरह से हमने हमारे देश में देखी और जिससे हम बुरी तरह से प्रभावित रहे, इसे हम अपने देश में, अपने राज्य में पहुंचने से पहले कैसे रोक दें? क्या कर रहे हैं आप? सईद जी नमस्कार, आदाब। देखें, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन को समझना पड़ेगा। अभी भी विश्व के जो वैज्ञानिक हैं इसमें उन्होंने 50 म्यूटेशन पाए हैं एक जीनी स्ट्रेन में और स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 म्यूटेशन पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या म्यूटेशन का है, इसीलिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है ओमिक्रॉन। इसका प्रभाव कैसा रहेगा, वैक्सीनेशन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, वैक्सीनेशन के दायरे के ये बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। अलग अलग प्रकार के बेस के वैक्सीनेशन हमने लिए हैं। हमने एडिनोवायरस वैक्सीनेशंस भी ली हैं, हमने mRNA कोडेड जो वैक्सीनेशन है, डेड ह्यूमन वायरस वैक्सीन भी ली हैं। अलग अलग प्रकार की, देश में तो खैर 2 ही प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा बहुत स्पुतनिक का हुआ होगा। तो अभी भी इसकी जानकारी वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिकों की नहीं है कि वस्तुस्थिति क्या होगी। रोकने का जहां तक सवाल है, राज्य में रोकने का सवाल, ये अत्यधिक कठिन होता है। एक, आप जानते ही नहीं है कि किसको ये वेरिएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहली जो जरूरत है, हमारे जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स जो हैं देश में जहां जहां स्थापित हैं, इनमें और ज्यादा मात्रा में हमको जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने की आवश्यकता है जानकारी लेने के लिए। नहीं तो हम अंधेरे में चलेंगे, हमको यही नहीं मालूम कि फलाना व्यक्ति प्रभावित है कि नहीं। करना क्या चाहिए, इसमें मैं समझता हूं पुराने अनुभव के आधार पे कि बाहर से और खास करके साउथ अफ्रीका से बात आ रही है कि इसका उद्भव हुआ है। अन्य देशों में कब कहां चला गया, कुछ यूरोप के देशों में जहां अफ्रीका का लिंक नहीं मिल रहा है वहां भी इसकी उपस्थिति पाई गई है। देश में भी कर्नाटक में 2 अफ्रीका से आए हुए जो सैलानी हैं या व्यक्ति हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये वेरिएंट नया वाला है कि नहीं है इसकी भी जानकारी नहीं है। इस दिशा में एकदम से रोक देना कि हम ट्रेवल ही रोक दें, विदेश से कोई आ रहा है, एक सरल सा रास्ता है कि आपको ये कैसे रोकना है। विदेश से कोई भी आ रहा है बंद कर दीजिए, विदेश कोई भी जा रहा है बंद कर दीजिए। ये अत्यधिक कठिन कदम है और आज व्यवहारिक नहीं है। सर ठीक है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आप ही ने कहा कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए।
अगर हम सबक नहीं सीखेंगे पहली दूसरी वेव में आ रहे सर आ रहे हैं एक मोहसिन जी और एक प्रताप जी का रिएक्शन ले ले फिर आते हैं हम। वैसे ही एक चर्चा के तौर पर कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें कम से कम जागरूकता ही फैलानी होगी, सरकारों को कुछ कड़े कदम इस वक्त अवश्य उठाने होंगे। मोहसिन रजा जी, उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, हमारा पूरा देश प्रभावित रहा, यह आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस खतरे से जो कि हमें दिखाई दे रहा है, क्या हमें अलर्ट होना चाहिए? अगर हां तो आप यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, आप लोग किस तरह से अलर्ट है, क्या कर रहे हैं, और ये न फैले और ये आने से पहले हम इसे रोक दें, उसके लिए क्या आपकी कोई रणनीति है, कोई योजना आपकी सरकार ने बनाई है? मोहसिन जी। देखिए सैयद जी, जैसा कि अभी सभी लोगों ने अपनी बात रखी, मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव जब कोरोना की आई थी उसमें लगातार काम किया, और आज विश्व स्तर पर सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी ने काम किया है वो हमारे देश ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जहां तक आपने बात की कि इस वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, तो आदरणीय योगी जी ने लगातार, आपने देखा सेकेंड वेव में उनकी प्रशंसा सभी लोगों ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई इस वक्त ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने कोरोना में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, और इसमें जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने लगातार दिन रात एक करके यहाँ पर वैक्सीनेट भी कराया लोगों को, और जो WHO और केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके तहत हमने उसको कड़ाई से उसका पालन कराया। और अभी भी जो हमको निर्देश मिले हैं, जो WHO कह रहा है, अभी हालांकि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है सही, क्योंकि आप और हम सब अवेयर हैं, पूरा कंट्री अवेयर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार और लोगों को अवेयर कर दिया है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद और साधुवाद करेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से हम सब कैसे, क्योंकि हमारे पास ना PPE किट होता था, ना हमारे पास कोई भी टेस्टिंग लैब थी। आज आपके पास देश में सारी व्यवस्थाएं, और उत्तर प्रदेश में लगातार आदरणीय योगी जी ने सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए लगातार काम चल रहा है। आज की तारीख तक हम लगभग 75% से ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और उसमें हम डबल डोज में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। तो ये मान के चले सभी राज्यों ने ऐसा काम किया होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन आदरणीय योगी जी ने लगातार दिन रात एक करके, और ये जो ओमिक्रॉन की जहां तक बात की जाए, अभी WHO का जैसे आगे आगे और क्या चीजें वो बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी इसमें हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर भी हम सब लोग सतर्कता बरत रहे हैं। मास्क का जो कंपलसरी है उसको कर दिया है, अभी भी लोगों को कहा गया है कि आप वैक्सीनेशन लगातार कराते रहिए, ताकि और डिस्टेंस को मेंटेन करिए, लोगों से दूर रहिए, ताकि आसपास में जरूरी ना हो तो भीड़ के इलाके में मत जाइए, क्योंकि ये वेरिएंट अगर आया है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रामाणिकता तो हुई है, लेकिन हमारे देश में ना आए, इसको लेकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की पूरी तरीके से सतर्क है। हम किसी भी तरह की तैयारी के लिए तैयार। ठीक है मोहसिन जी, हमने कोई क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं किया, कोई पुरानी बात आपसे नहीं की, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे थे, करना भी नहीं चाहिए, किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ आगे देखना है, हमें एक संभावित खतरा जो दिखाई दे रहा है उससे रुकना है, उसे रोकना है, उससे बचना है। और ये सच्चाई है सिंहदेव जी और मोहसिन जी, विश्वास जी, क्योंकि प्रताप जी की अभी बात नहीं हो पाई है, कि ये खतरा तो है सर, साउथ अफ्रीका से चलकर बहुत सारे देशों में पहुंच चुका है, और अमेरिका ने तो बहुत सारे देशों की उड़ानें अपने वहां प्रतिबंधित भी कर दी हैं। साउथ अफ्रीका को कई सारे देशों ने वहां से आने वाली उड़ानों को रोक दिया गया, और भारत में भी इस तरह की मांग एक राजनीतिक दल की तरफ से हो चुकी है। प्रताप सिंह जी, आपको लगता है कि आपकी सरकार और आप अलर्ट हैं, सतर्क हैं, और ये जो खतरा हमें दिखाई दे रहा है वो खतरा पहुंचे ही ना, उससे पहले ऐसे क्या कदम आप उठा रहे हैं जिससे अपने राज्य को, अपने देश को हम बचा सकते हैं? सर देखिए, आपने सईद अंसारी जी, मैं आपको बधाई दूंगा, आपने ऐसे वक्त में ये बहस रखी है जब इसमें कोई दौराई नहीं, पूरी देश में दहशत हो गई है, पूरी दुनिया में दहशत है, और दहशत का कारण है कि वापस कोरोना लौटने की बात शुरू हुई, कोरोना लौटने लगा, केस भी बढ़ने लगे। जब केस बढ़ने लगे और फिर आपने ओमिक्रॉन एक नया, अब आया नहीं आया, लेकिन लोगों में ये शुरू हो गया, और इसमें कोई दौराई नहीं कि केस आने लगे जी। ऐसे टाइम पर आपने बहस शुरू की, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं आज तक पे, सबकी जिम्मेदारी है, देश में कहीं भी बैठे हैं, लापरवाही छोड़कर सबको अपने आप को वैक्सीनेट करना होगा। घर घर पर लोग पहुंच रहे हैं, डॉक्टर भाग रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ भाग रहा है, सब चाहते हैं वैक्सीनेट हो। दूसरी डोज में लोगों की लापरवाही, हम भी यहाँ 60% से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गए सेकंड डोज का। फर्स्ट डोज 90% से ज्यादा हो गई, लेकिन सेकंड डोज में लोग लापरवाही कर रहे हैं,
यदि वैक्सीनेट हो जाएगा पूरा देश एक साथ, मेरा ये मानना है सेकंड डोज भी लगवा लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। अब बच्चों के ऊपर नया झंझट शुरू हुआ है। जो स्कूलों में बच्चे, अभी हमारे यहाँ पर जयपुर में एक स्कूल में 11 बच्चे एक साथ पॉजिटिव आए। उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा कि ऐसी स्कूलों को, इस स्कूल को, एक स्कूल को बंद किया गया। केसेस ज्यादा नहीं है, पॉजिटिव केस 26 है, एक्टिव केस 187 आए। और अब जब केसेज आने लगे तो हमने स्कूलों का भी तय कर दिया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर दिया। अलर्ट होना पड़ेगा, पूरे कंट्री को समझना पड़ेगा। हमने लाशों के ढेर देखे हैं, सबने मौत से जंग देखी है, और जब मौत से जंग देखी है इसमें कोई दौराई नहीं, पूरा कंट्री एक साथ, हर स्टेट खड़ी हो गई, सबने ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए, सब कुछ किया, लेकिन ऐसी स्थिति आई ही क्यों? मेरा ये मानना है कि किसी भी कीमत पर भगवान ऐसी ताकत हमको दे कि हम इस कंडीशन पे आ ही नहीं पाए। क्यों हम अस्पतालों के पास भीड़ लगे, अस्पतालों में हमको जाना पड़े। जब वैक्सीनेशन की बात आई है, जिन लोगों को दोनों वैक्सीन लग गई है, मेरे पास जो रिपोर्ट है, यदि उनके आ भी रहा है तो कहीं दहशत नहीं है, डर नहीं है, वो आदमी बड़े आराम से ठीक हो रहा है। ऐसा सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम लोग थोड़े लापरवाही करते हैं जी। लापरवाही करके लोगों से, मैं जिस मीटिंग में जाता हूं हाथ खड़े करवाता हूं, फर्स्ट डोज कितने लोगों ने लगवाई, लगभग पूरे लोग खड़े करते हैं फर्स्ट डोज के लिए। सेकंड डोज का जब मैं पूछता हूं तो अधिकतर लोग, जैसे मैं जयपुर में हूं तो जयपुर में अधिकतर लोग खड़े करते हैं, फिर भी 10-15 लोग ऐसे होते हैं सेकंड डोज के लिए जिन्होंने नहीं लगवाई। जब मैं कहता हूं हंसते हैं, हंसने की बात नहीं है। हर परिवार में कोरोना हुआ है, मौत देखी है लोगों ने। यदि अभी भी हम लापरवाही करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, भीड़ में जाएंगे, भीड़ के प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग ली, मॉनिटरिंग की, और ये बात आई कि भीड़ हो रही है, इसमें कोई दौराई नहीं। देखिए शादियां चल रही है, शादियों में बहुत भीड़ है, लेकिन अब शादियों के साथ साथ एक नया झंझट ये हो गया। मैंने खुद ने कहा मुख्यमंत्री से कि अभी आप जल्दी लॉकडाउन मत कीजिए, कोई ऐसी रोक मत लगाइए, क्योंकि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। केस बढ़ना रुके, लोग अलर्ट भी हुए, डर भी पैदा हुई है। आज शादियों में जो आपको पता, लाइट लेकर चलता है गरीब आदमी, आगे लाइट लेकर चलता है, आप देखा करो, बहुत गरीब है, उसको भी रोटी चाहिए। टेंट वाला, बैंड वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, बिल्कुल गरीब, छड़ी पर काम करने वाला, सबको हर स्टेट में काम की जरूरत है। अब बड़ी चुनौती है इस कंट्री के लिए कि इस कंट्री में गरीब और मीडियम क्लास दोनों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, और ऐसे में महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इस दौरान अब केस नहीं बढ़े, महंगाई से पूरा देश लड़ रहा है, और इस समय हम सब की जिम्मेदारी के एक होकर हम केस को रोकें, और रोकने के लिए जितने प्रयास हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। यही कारण है अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो गई। कोई भी स्कूल बच्चों को पाबंद नहीं कर सकता। बड़ी चुनौती बच्चों को वैक्सीनेट होने की है, और उसके लिए हमारे यहाँ पे बच्चों का ज्यादा संकट है, बच्चों के लिए हमें बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छे प्रताप जी आपने सुझाव दिए हैं, और ये सुझाव सभी को मानने चाहिए, न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश भर के लोगों को। हम इन सुझावों पर आप जितने मंत्रीगण हमारे साथ हैं उनसे भी पूछेंगे, लेकिन विश्वास जी, यह खबर आई मध्य प्रदेश से कि आज ही से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50% बच्चों की संख्या कर दी है स्कूलों में। इसकी पुष्टि भी आप कर दीजिए। और इसके अलावा विश्वास जी, जैसा सिंहदेव जी बोल रहे हैं कि भाई अभी लॉकडाउन सवाल ही नहीं उठता, अभी हम बहुत ज्यादा पैनिक ना करें, लेकिन क्या आपको लगता है विश्वास जी कि हमें अभी से सेल्फ कंट्रोल तो करना ही होगा, सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस और सेल्फ लॉकडाउन तो हर इंसान को करना होगा, लेकिन सरकार क्या कुछ कमी कर सकती है? शादी ब्याह फिर से कम कर दीजिए, खत्म मत कीजिए 100, 150, 50 जो पहले आपने किया था। क्या करेंगे आप आगे, और क्या करना चाहिए तुरंत आपको सर? विश्वास जी। सईद भाई, देखिए सईद भाई, आपने बिल्कुल सही बोला। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि हमारे जो स्कूल हमने अभी पूरी कैपेसिटी पे शुरू किए थे उसको हम अब 50% पर लेके आए हैं। मतलब पहले बच्चे 6 दिन स्कूल जाते थे, अब एक बच्चा 3 दिन स्कूल जाएगा, और हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो हमारे स्कूल की कैपेसिटी को हमने जस्ट हाफ कर दिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शादी और बाकी चीज़ों की, उस पर तो बाद में विचार होगा, पर जो स्कूल की कैपेसिटी को आधा किया है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चे अभी वैक्सीनेटेड नहीं हैं, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी, और यदि हम देखते हैं तो सबसे बड़ा खतरा बच्चों पर है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि हम स्कूल की जो आने की संख्या है उसको 50% करें, 50% की कैपेसिटी पर वो स्कूल अब संचालित होंगे, और बच्चों की शिक्षा में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। देखिए सही
सईद भाई, मुझे लगता है कि यदि हमें कोरोना की अगली वेव को रोकना है तो हमें 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर काम करना पड़ेगा। जो हम मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 लोगों को हम रोज हम उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों पर कर रहे हैं, बहुत जगह हम कैंप लगाकर कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कर रहे हैं। हम सब जगह इस तरह जहां भीड़ रहती है वहां पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हम 50 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने माना है, अब ये जो ओमिक्रॉन है उसके बारे में अभी कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगा, पर पूरी दुनिया ने माना है कि यदि कोई वैक्सीन के कवरेज में आता है तो फिर मोर्टिलिटी या मरने की तादाद कम होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बड़ा जरूरी यह काम है कि हम सबको वैक्सीन लगवाएं। हमने 92% लोगों को वैक्सीन लगवा दी है फर्स्ट डोज। सेकंड डोज भी हम लगभग 63%, 62.5% को लगवा चुके हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बोली कि हमें जन जागरण पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें खुद इस बात पर विचार करना, जैसे प्रताप भाई ने बोला कि अभी हम एकदम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, हमें रोजमर्रा की जिंदगी देखनी पड़ेगी, हमें अर्थव्यवस्था देखनी पड़ेगी, लोगों के आजीविका और लोगों के रोजगार की भी हमें चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए हम स्वयं जागृत होकर, सरकार का ये दायित्व है कि लोगों को जन जागृत करें। हम मास्क लगाएं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां जरूरत नहीं हो वहां हम भीड़ इकट्ठी ना करें। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब के बाद भी यदि अगली वेव आती है तो हर सरकार को अपनी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने मध्य प्रदेश में जो हमारी थर्ड वेव की आशंका को लेकर हमने जो जो तैयारियां की थी उसकी पूरी हमने मॉनिटरिंग की है। चाहे बिस्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे आईसीयू बिस्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अपग्रेडेशन की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन स्टोरेज की बात हो, चाहे हेल्थ वर्कर के रिक्रूटमेंट की बात हो, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की बात हो, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो। हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बात और मैं बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने समय से हमें वैक्सीन उपलब्ध कराई है, इस देश की जनता की जान बचाने के लिए काम किया। अब 4 महीने के लिए और जो केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त में लोगों को राशन की जो सौगात दी है वो निश्चित रूप से आम जनता के लिए एक बहुत हितकारी और बहुत ही अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रयोग मध्य प्रदेश में किया था और हमने आम समाज को, आम जनता को जोड़कर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई थी। हर स्तर पर समाज का हर वर्ग प्रशासकीय कर्मचारियों के साथ जुड़कर इस पूरे काम में लगाए। 1 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ फिर से बैठने वाले हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम अगली वेव को ना आने दें। ये बहुत महत्वपूर्ण, आपने भी कई सारे प्रताप जी की तरह सुझाव दिए, लेकिन मोहसिन जी और टीएस सिंहदेव जी के पास हम दोबारा तुरंत लौटते ही जाएंगे। यहां हमें बचना कैसे है? 2 महत्वपूर्ण बातें अभी तक की चर्चा में निकलकर सामने आई कि जन जागरण, यानी कि जनता को हमें जागृत करना है, उसमें हमें चेतना का भाव पैदा करना है, और दूसरा सरकारों को पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है कि अगर मान लीजिए कोई खतरा हमारे ऊपर आ भी गया तो हमारी सरकारें उससे कैसे निपटेंगी। इस बार हम अलर्ट हैं, भारत सरकार, राज्य सरकारें सभी सचेत हैं। ओमिक्रॉन से हमें लड़ना है, उसे हमारे देश में कदम रखने से पहले ही रोक लेना है, अपने आप को बचा लेना है। चर्चा रहेगी जारी, होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। कोरोना से हमारा देश बहुत परेशान रहा। ओमिक्रॉन ये एक नया वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में तबाही मचाते हुए अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है। यूरोप के कई देशों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। हमारे साथ विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री जिनमें ज्यादा हैं, और उन्हीं से चर्चा हो रही है। सिंहदेव जी, जिस तरह से विश्वास जी, प्रताप जी और मोहसिन जी ने बहुत अच्छी सलाह दी है यहां पर, लेकिन कहते हैं ना सर कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि खतरा तो है, बहुत सारी हमारी देश की परेशानियां भी हैं। गरीब लोग हैं, रोजगार है, रोज खाना, रोज कमाना है, रोज कुआं खोदते हैं तब पानी पीते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है। तो ऐसे में संकट कितना बड़ा है, और ऐसे में आपकी सरकार, आप किस तरह से इस खतरे को रोक पाएंगे सर?
सईद जी, आपने शुरू से ही जो सवाल किया था ओमिक्रॉन के संबंध में और उसको रोकने के संबंध में किया था जी, तो जो बात मैंने रखने का प्रयास किया वो केवल उसी दायरे में रखा था, जनरलाइज करके नहीं रखा था। बिल्कुल। और कल ही मैं एक टॉक शो देख रहा था जिसमें WHO की जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो कह रही थी कि वर्तमान में विश्व में डेल्टा वेरिएंट लगभग 99% जो संक्रमण है कोरोना का, वो 99% डेल्टा वेरिएंट ने टेक ओवर कर रखा है। जो नया वेरिएंट आ रहा है इसकी क्या स्थिति होगी हम सब अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ होकर हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको हमने त्यागा तो सामान्य कोरोना हो चाहे जिन वेरिएशंस को हमने देखा, कम घातक हो या ज्यादा घातक हो वेरिएंट, हम उससे बचने में कम सफल हो पाएंगे। दूसरा, बाहर से आने वाला ये वेरिएंट है तो उसको रोकने का पहला दरवाजा विदेश से आने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी स्क्रीनिंग करना सबसे पहला, क्योंकि आज ये हमारे देश में पहुंच चुका है, एक तो इसकी जानकारी नहीं है और पहुंचेगा भी तो विदेशों के माध्यम से, विदेशी यात्रियों के माध्यम से। तो वो सबसे पहले पॉइंट हमको चेकअप करना पड़ेगा। और उस वेरिएंट को जानने के लिए वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, पहला। दूसरा, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उस वेरिएंट से ग्रसित है कि नहीं उसकी जानकारी। और तीसरा, बाहर से आने वालों पे एहतियात के तौर पे क्या, या तो कुछ देशों पे जहां ये वेरिएंट प्रकट हो चुका है वहां से आने वालों को हम होम क्वारंटाइन की व्यवस्था लागू कर दें, तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूं इस विषय में कि उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके ये प्रोटोकॉल लागू कर देना चाहिए कि ऐसे देशों से आने वाले नागरिकों को सबसे पहले तो क्वारंटाइन, कंपलसरी क्वारंटाइन होना चाहिए, जिस बीच में हम देख लें 5 दिन के अंदर टेस्टिंग के बाद में कोई लक्षण तो सामने नहीं आ रहे, ताकि वो फैले कम। उनको अगर है भी पॉजिटिव पाए भी जाएंगे तो कम से कम लोगों को फैला पाएंगे। और उसके आगे की व्यवस्थाएं, जैसे मध्य प्रदेश के सम्माननीय मंत्री जी ने कहा, वो सभी राज्यों को चाहे तो इमरजेंसी कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से जो सहायता मिल रही है, राशियां मिल रही हैं, उसकी तैयारियां करना और उस ड्रग के लिए इंतजार करना जो कि इस नए वेरिएंट के साथ शायद ज्यादा सफल हो। अभी तक तो कोई ड्रग किसी कोरोना वेरिएंट के लिए सफल नहीं हुई है, बचने की ही बात रही है। तो बचना, पहला दरवाजा विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, दूसरा देश में प्रवेश किए तो उनका क्वारंटीन, तीसरा फैसिलिटीज को तैयार करना और इस बीच में हमेशा के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अपनाना। बिल्कुल ठीक है सर। विश्वास जी और मोहसिन जी, अगला सवाल हम चाहेंगे कि आप दोनों इसका उत्तर दें, क्योंकि पहले विश्वास जी, आप, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि विदेश से आने वाली उड़ानें और खासतौर से दक्षिण अफ्रीका से जो लोग आ रहे हैं और जो उन देशों से जहां पर ओमिक्रॉन जो है वो अपने पैर पसार चुका है, उसे रोक देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं विश्वास जी इस बारे में? आप क्या सोचते हैं मोहसिन जी इस बारे में? और 30 से ज्यादा म्यूटेंट हैं विश्वास जी इसके, तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को अब कोई सख्त कदम कम से कम उठा देना चाहिए? हम देश में तो कर लेंगे, देश में तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, हमें रोजी रोटी का भी ख्याल करना है, पेट भी पालना है, अच्छी बात है। सरकारें पहले से ये आश्वासन दे रही हैं कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपका घर, चूल्हा नहीं बुझने देंगे किसी का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरफ केंद्र सरकार को सोचना चाहिए विश्वास जी? और उसके बाद इसी प्रश्न का उत्तर आप भी दीजिए मोहसिन जी। देखिए सईद भाई, ये एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार को ही विचार करना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद करना है, नहीं करना, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जिस सफलता के साथ इस पूरे मामले को डील किया है, जिस हर एस्पेक्ट पर विचार करके और बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे देश की जनता की जान बचाई, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार को ही निर्णय लेने देना चाहिए। हम तो, क्योंकि देखिए केंद्र, यदि हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो राज्य सरकार छोटा भाई है, केंद्र सरकार बड़ा भाई है। केंद्र सरकार जो निर्णय लेगी उसका परिपालन हम करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक ली उसमें हमने ये स्पष्ट किया है कि आईसीएमआर और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, चाहे फॉरेन के पैसेंजर के आने के मामले में होगी, किसी तरह के ड्रग के मामले में होगी, या इस पूरी संकट को लेकर जो जो गाइडलाइन होगी उसका हम पालन करेंगे। मुझे लगता है कि हम इस स्तर पर कोई बात करें या टीका टिप्पणी करें, उचित नहीं होगा।
केंद्र सरकार को ही ये निर्णय लेना चाहिए। बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं इस तरह के निर्णय लेने के लिए। मुझे लगता है कि इसलिए ये निर्णय केंद्र सरकार को लेना चाहिए। इस विषय पर, इस मंच पर, मेरे स्तर पर या आपके स्तर पर कोई यदि हम बात करें तो ये शायद जल्दबाजी होगी। और अब केजरीवाल साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये हम सबको मालूम है, उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है, आज हम ना करें टिप्पणी। विश्वास निर्णय है वो ले सर, बिल्कुल ठीक है विश्वास जी आपकी बात, लेकिन क्योंकि आज हम संभावनाओं पर विश्वास जी बात कर रहे हैं। आज हम इस ओमिक्रॉन को रोकने की दिशा में कैसे बढ़ें आगे और क्या वो उपाय हैं जो हम कर सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो मोहसिन जी क्या, देखिए देश में तो आप राज्यों में हर सईद भाई बताइए सईद भाई आधा सेकंड मैं कह रहा हूं। देखिए केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में कल ही बैठक कर चुके हैं और उनको जब जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि इस स्तर पर हम कोई टीका टिप्पणी करेंगे शायद जल्दबाजी भी होगा और ये हमारे स्तर से ऊपर की बात होगी। केंद्र सरकार को निर्णय लेने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। मोहसिन जी, क्या आपको लगता है कि आज, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोरोना हमारे देश से तो फैला नहीं, विदेश से आया और उसने तबाही मचाई, ये सच्चाई है पहली और दूसरी दोनों वेव्स में। तो एक देश का एक आम इंसान जो है, जो गांव देहात में बैठा है, दूर कहीं किसी गांव कस्बे में बैठा हुआ है, उसे तो लगता होगा ना कि मेरी क्या गलती है। बाहर से लोग आते हैं और हमारे देश में फैला देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई सख्त कड़े कदम इस वक्त उठाने की आवश्यकता महसूस होती है मोहसिन जी? देखिए, मुझे लगता है कि पहली वाली बात का जो आपने सवाल किया था, मैं विश्वास जी की बात से अपने को संबद्ध करता हूं। और दूसरी बात जो आपने कही कि हमें कदम उठाना चाहिए, तो हम राज्य सरकार के नाते माननीय मुख्यमंत्री लगातार, जिस तरह से आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने सेकंड वेव में किस तरह से दिन रात एक करके लगातार, वो आज भी इसको लेकर वार्ता करते हैं अपनी टीम के साथ में, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में। उनको बाकायदा तरीके से रोज हमारे यहाँ अपडेट्स आती हैं कि हमारे कोरोना पेशेंट्स कितने रह गए, कितने हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। और जहां तक आपने इस नए वेरिएंट की बात की है जो साउथ अफ्रीका में पाया गया या वहां पाया गया, इसको लेकर अभी जो बातें और भी हमारे माननीय लोगों ने कही हैं, सही बात यह है कि WHO अभी इसको साफ करेगा। अभी WHO ने खुद कहा है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा इसमें। हाँ, ये वेरिएंट है, लेकिन ये कितना प्रभावशाली होगा, क्या ये करेगा, इसका किस तरह का बिहेवियर होगा, ये सारी चीजें निकलकर जब आ जाएंगी। लेकिन हम सतर्कता बरतने में कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। जो लोग विदेशों से आ रहे हैं, हम उनको RT-PCR कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं और उन देशों से आ रहे हैं जो उसके पास के हैं, तो उनका हम RT-PCR जरूर अनिवार्य कर दिया गया है। और जो हमारी अवेयरनेस है, माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार इस पर काम किया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बेहतर काम किया है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है और देश के 124 करोड़ लोगों ने इसमें सहयोग किया। तो हम आज 125 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो पा रहे हैं। ये सहभागिता सबकी रही है और सब लोगों ने, सभी सरकारों ने, खास करके मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री की बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी तारीफ तो WHO ने भी की और उनकी तारीफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की, माननीय प्रधानमंत्री ने की। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश था, वो उसको उन्होंने बाहर निकाला उत्तर प्रदेश के लोगों को, और इस जंग से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लड़ के बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। हम एक बार फिर से कह रहे हैं मोहसिन जी कि हम पुरानी बातें बिल्कुल नहीं निकालेंगे, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे और जो पहले सवाल उठते रहे वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम फॉरवर्ड लुकिंग, आज हम इस संभावित खतरे से निपटने की बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए कि ओमिक्रॉन के बारे में और जानकारी हमें मिले, WHO हमें गाइडलाइंस दे, या हमें स्वतः संज्ञान लेते हुए सर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो सख्त तो हो लेकिन वो हमारे प्रदेश और देश की जनता के हित में हो, भलाई में हो? देखिए सईद भाई, आपने एक बात तय कर लीजिए, ये लड़ाई पूरे देश की है, ये लड़ाई पूरी दुनिया की है जी। और इसको कहीं पर भी कांग्रेस बीजेपी में बांट कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक बात तय हो गई कि पिछली बार भी जब ये आया तो विदेशों से आया, हर बार ये चर्चा हुई कि जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही थी, यदि उनको बहुत पहले रोक दिया जाता है, उसको लेकर हम बहुत सख्त हो जाते तो फैलने में आसानी होती। जो पुरानी जो हमसे गलतियां रही, उन गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखकर सुधार करना पड़ेगा। यदि कहीं पर ये सुझाव आ रहा है, कहीं हमें लगता है, हमारे यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट है, हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है पूरी दुनिया में, हम एक पावर है और उस पावर का सबसे बड़ा कारण एक ही है कि इस देश में धर्म और जाति से ऊपर उठकर पूरा देश खड़ा हो जाता है।
मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सबसे एक ही आवाज आ रही थी, कोरोना से लड़ना है, मास्क लगाओ, भीड़ से बचो, वैक्सीन लगाओ। कहीं पर भी इस तरह की आवाज नहीं आई कि हम बटे हुए हैं। इसीलिए तो हिंदुस्तान सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आता है। प्रताप जी बहुत बढ़िया। बाहर से प्रताप जी एक सेकंड सर, आपको रोकना नहीं चाह रहे थे लेकिन समय समाप्त हो गया। वाकई आपके जो विचार हैं और आपकी जो राय है वो बहुत अच्छी है। और सभी ने, चारों मेहमानों ने, हमारे विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, टीएस सिंहदेव जी, मोहसिन रजा जी, आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपके पास शक्ति है, आप सरकार चलाते हैं, आप इसे अमल में भी लाइए। हम पूरी देश की जनता, जो 135 करोड़ लोग हैं, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको दुआएं देंगे। लेकिन देश की जनता को भी ये सोचना है, हम भीड़ न लगाएं, हम मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम हाथ धोएं बहुत अच्छी तरह से। सैनिटाइजर हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हम गरीब हैं, लेकिन हम साबुन से हाथ धो सकते हैं, हम मिट्टी से हाथ धो सकते हैं, सफाई रख सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आप सभी के साथ साथ देश के हर व्यक्ति से यह निवेदन कि इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हमें सबको मिलकर लड़ना है और सबको भीड़ लगाने से बचना है, सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। देखते रहिए आज।